हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऐसा सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 36 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 35 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है, नीना की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। नीना का अनुज से क्या संबंध है? मेरे दोस्त, किसका संबंध बताना है। यहाँ पर नीना का अनुज से संबंध पता करना, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सेट किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा था। प्रश्न कह रहा था, नीना की ओर इशारा करते हुए अनुज कह रहा है। देखो, मान लीजिए ये अनुज हो गया, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर अनुज हो गया और यहाँ पर नीना हो गई। मान लो यहाँ पर नीना हो गई, ये अनुज हो गया। तो क्या कर रहा है, अनुज इशारा करते हुए कर रहा है किसकी तरफ? नीना की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है उसका पिता। किसका पिता मेरे दोस्त? नीना का पिता। तो नीना के पिताजी हैं तो एक पीढ़ी ऊपर पहुंच जाएंगे। पिताजी हैं तो प्लस का सिंबल यूज करेंगे, और माताजी होती तो माइनस का सिंबल लगाते। क्योंकि देखिए, पुरुष के लिए प्लस का सिंबल लगाते हैं और एक महिला के लिए माइनस का सिंबल का यूज करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। तो आगे चलेंगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है आगे की तरफ? प्रश्न कह रहा है, देखो, उसने कहा पिता, किसका पिता? नीना का पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। देखो, अनुज की माँ की बहन का पुत्र है। तो अनुज की माँ कौन हो जाएगी मेरे दोस्त? यहाँ पर अनुज की माताजी हो जाएंगी। माताजी की कोई बहन रही होगी मेरे दोस्त, तो माताजी की बहन हो जाएंगी। माताजी की बहन का पुत्र कौन है? ये नीना का पिता है। यही माताजी की बहन का पुत्र है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला डायग्राम पूरा उठाकर यहाँ पर सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये वाला पुरुष देखो, इसका क्या हो गया, इसकी अनुज की माताजी की बहन का पुत्र हो गया। तो नीना इसी की बेटी है। तो इस प्रकार से नीना इसके नीचे आ जाएगी मेरे दोस्त। इस वाले डायग्राम से अब कोई संबंध नहीं रहा। तो क्या करेंगे, देखिए, इस प्रकार से आपका डायग्राम बन चुका है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखो, आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर पूछा गया था नीना का अनुज से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा, हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आसान तरीका क्या बताया था। देखो, काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर नीना का संबंध बताएं या अनुज का संबंध बताएं। तो हमने आपको बताया था, का से पहले जो भी आएगा उस पर तीर कर देंगे, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अनुज क्या कहेगा नीना से, इस प्रकार से देख लीजिएगा, अनुज क्या कहेगा नीना से। तो इस प्रकार से देख लेंगे। अब बताइए, अनुज यहाँ पर बैठा हुआ है, नीना यहाँ पर बैठी हुई है, और देखिए अनुज की माताजी हैं और माताजी की बहन अनुज की कौन लगेगी मेरे दोस्त? माताजी की बहन मौसी लगती है। और मौसी का लड़का कौन होता है मेरे दोस्त? मौसी का लड़का भाई होता है। जब भाई की पुत्री होगी तो कौन लगेगी? सीधी सी बात है, भतीजी लगेगी। भतीजी आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? भतीजी आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। ये भी ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न रहने वाला है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, यदि एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की एकमात्र बहन है। देखो, के एफ की एकमात्र बहन है, इसके अलावा कोई बहन और नहीं हो सकती इसकी, ठीक है। एकमात्र का मतलब ये होता है। और आगे बोल रहा है, तथा जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन है? देखो, यहाँ पर क्या ज्ञात करना, जी का चाचा पता करना मेरे दोस्त। कौन लगेगा जी का चाचा?
तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पर एक डायग्राम बनाएगा बढ़िया सा, जो भी प्रश्न के आधार पर बनने लायक होगा। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे एफ किसका, ए का भाई है, तो एफ जो ए का भाई है तो देखिए भाई है तो प्लस हो जाएगा, और एफ ए का जेंडर क्लियर नहीं है, देखो एफ ए का भाई है तो भाई है तो प्लस हो जाएगा भैया, इसका तो जेंडर क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सी ए की पुत्री है, सी किसकी पुत्री है मेरे दोस्त, सी ए की पुत्री है, तो पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। इस प्रकार से कर देंगे, पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है के एफ की एकमात्र बहन है, के किसकी, एफ की एकमात्र बहन है मेरे दोस्त। यहीं पर जेंडर क्लियर ए का भी हो गया, देखो एकमात्र बहन है तो एक ही बहन हो सकती है, तो ये तो भाई होगा मेरे दोस्त। जब एक बहन हो गई तो एक ही बहन होगी, एकमात्र की बात की गई है तो ये भाई हो जाएगा एफ का। तो इस प्रकार से आपका जेंडर यहाँ पर भी क्लियर हो चुका है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तथा जी सी का भाई है, जी किसका भाई है मेरे दोस्त, जी सी का भाई है, तो भैया जी जब सी का भाई है तो प्लस हो जाएगा, और भाई बहन का दर्जा बराबर का होता है तो जी सी के बराबर में जी आ जाएगा। तो इस प्रकार का आपका डायग्राम बन जाएगा। आपका डायग्राम बन चुका। आप देखिए क्या पूछा गया है, जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा देखो जी यहाँ पर बैठा हुआ है और इसके चाचा को पता करना, चाचा इसका कौन होगा। तब जब देखिए यहाँ पर देखिए किसका, पिताजी का भाई तो चाचा होता है मेरे दोस्त। तो बताइए ये सी का जब पिताजी ए है तो जी का भी पिताजी ए होगा, क्योंकि ये भाई बहन है। तो ये देखो इसका जी का पिताजी हो गया, पिताजी का भाई कौन, एफ हो गया मेरे दोस्त, एफ हो गया तो एफ ही चाचा होगा। एफ आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है वरुण जयेश से बड़ा है, देखो वरुण जयेश से बड़ा है, दिनेश हरेश से छोटा है, सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है, उनमें से सबसे बड़ा कौन है। देखो इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इस टाइप के प्रश्नों में गलती कर देते हैं स्टूडेंट, पकड़ नहीं पाते हैं कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा कौन है। भैया जी मुझे तो ये चाहिए, सबसे बड़ा जो भी होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमें बड़े की खोज करनी है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखो प्रश्न जो भी बोलेगा उस आधार पर प्रश्न को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा था, स्टार्टिंग में कह रहा था वरुण जयेश से बड़ा है। जब वरुण जयेश से बड़ा है मेरे दोस्त, वरुण यहाँ पर हो जाएगा, और जब वरुण जयेश से बड़ा है तो जयेश छोटा हो जाएगा, तो जयेश इसके नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार से जयेश नीचे आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है दिनेश हरेश से छोटा है। देखो इस वाले डायग्राम से इसका कोई संबंध नहीं इस वाली लाइन का, तो इसको अलग लिख देंगे। देखो दिनेश किससे, हरेश से छोटा है मेरे दोस्त, दिनेश हरेश से छोटा है। तो मान लीजिए दिनेश यहाँ पर है तो हरेश दिनेश से ऊपर होगा, तो इस प्रकार से हरेश यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है। देखो जो वरुण है वो दिनेश से छोटा है, सुरेश वरुण से बड़ा है, तो वरुण से ऊपर सुरेश आ जाएगा भैया, और जो ये सुरेश है जो वो दिनेश से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है। तो देखो प्रश्न में आपके बोल दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, सुरेश इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से डायग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए उसने क्या पूछा, उसने कहा है उनमें से सबसे बड़ा कौन है। देखो सबसे बड़े की बात की गई है, जो भी सबसे ऊपर होगा मेरे दोस्त वो ही सबसे बड़ा हो जाएगा। देखो हरेश सबसे ऊपर है, हरेश सबसे ऊपर है मेरे दोस्त, हरेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हरेश आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, हरेश सबसे बड़ा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका और भी बेहतरीन तरीका बताने वाले, जिससे आपको डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप थोड़े से दिमाग लगा लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा कौन है। ये बात आपको पकड़ लेनी चाहिए मेरे दोस्त, यहाँ पर बड़ा पूछा गया या छोटा पूछा गया, सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे। तो हमको बड़ा ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या दे रखा, वरुण जयेश से बड़ा है,
जब वरुण जयेश से बड़ा है तो ये जयेश बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन भी हटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे प्रश्न को। आगे कह रहा है दिनेश हरेश से छोटा है। जब दिनेश हरेश से छोटा है तो ऑप्शनों में क्या कर रहा है मेरे दोस्त, हमें तो बड़ा चाहिए, मुझे तो बड़े की पहचान करनी है। तो कैसे यहाँ पर देखिए दिनेश हरीश से छोटा है, तो ऑप्शनों को भी हटा देंगे। आगे कह रहा है सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है। भैया सुरेश देखिए कहीं ऑप्शन में दे रखा नहीं दे रखा भैया, सुरेश भी हरेश से छोटा है। देखो दिनेश से जब छोटा होगा तो दिनेश को भी काट चुके हैं, तो भैया सुरेश को भी काट देंगे। अब आगे बोल रहा है उनमें से सबसे बड़ा कौन है। अब बताओ हमारे ऑप्शन में जो भी यहाँ पर नाम दे रखा था वो नाम एक ही तो बचा है मेरे दोस्त, अभी तो हरेश बचा है, तो हरेश ही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस प्रकार से भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ये भी तरीका आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा, आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न क्या दे रखा है। प्रश्न कह रहा है ए बी सी डी और ई में प्रत्येक के पास अलग अलग धनराशि है। देखो ए बी सी डी 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं, उनके पास अलग अलग धनराशि है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सी के पास केवल ई से अधिक धन है मेरे दोस्त, सी के पास केवल ई से अधिक धन है, ना कि सबसे अधिक। ठीक है, तो ई के पास सबसे कम धन होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बोल रहा है बी के पास डी से अधिक किंतु ए से धन है, सॉरी यहाँ पर ए से कम धन है, यहाँ पर बोल रहा है ए से कम धन है, यहाँ पर बोल रहा है बी के पास डी से अधिक किंतु ए से कम धन है। तो यहाँ पर आगे बोल रहा है इनमें से किसके पास सबसे अधिक धन होगा, यहाँ पर पता करना है इनमें से किसके पास सबसे अधिक धन होगा। तो यहाँ पर आपको ये लाइन समझने हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ये अधिक धन की बात कर रहा है, तो सबसे धनी व्यक्ति होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें सबसे धनी व्यक्ति की पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ से लाइन हमारी स्टार्ट हुई है, यहाँ तक तो पूरी लैंग्वेज लिख दी गई, यहाँ पर अलग अलग धन की बात की गई है, हमें धनी व्यक्ति की पहचान करनी। तो यहाँ से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे, सी के पास केवल ई से अधिक धन है। तो भैया सी के पास जब केवल ई से अधिक धन है तो सी ऊपर आ जाएगा, ई नीचे पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार का आपका यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है बी के पास डी से अधिक है किंतु ए से कम है। देखो बी के पास क्या है मेरे दोस्त, बी के पास डी से अधिक है, तो बी ऊपर पहुंच जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से कर देंगे। और ए से कम है तो भैया ए को ज़्यादा होगा, भैया ए धनी व्यक्ति होगा, तो तभी तो गरीब रह गया बी। तो इस प्रकार से देखिए ए ऊपर पहुंच जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, इनमें से किसके पास सबसे अधिक धन है। तो भैया पता कीजिए, यहाँ पर देखो आप लोगों ने ये वाला तो पूरी लाइन कंप्लीट कर ली थी, यहाँ पर सी के पास केवल ई से अधिक धन है, ना कि इन सब से अधिक। ठीक है, इन सब से तो नीचे ही रहेगा सी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ले जाकर इस डायग्राम को भी जोड़ देंगे, तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए धनी व्यक्ति हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा, आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए यहाँ पर लुप्त संख्या कहाँ पर दे रखी है, ये एक आकृति दे रखी है मेरे दोस्त, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ये कॉर्नर पर दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखो हमने आपको पहले ही बताया था, जिस तरफ सबसे बड़ी संख्याएं होंगी उस तरफ सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर ऊपर साइड में बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे 5 और 11 का क्या किया जाए मेरे दोस्त, यहाँ पर 55 आ जाए, उसी प्रकार से 15 और 7 का क्या किया जाए, यहाँ पर 1 से 5 आ जाए, उसी प्रकार से 12 और 8 का क्या किया जाए कि हमारे पास सही संख्या आ जाए। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा यदि आप लोग दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न आपका सॉल्व हुआ रखा है मेरे दोस्त।
तो देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपको समझ में आ रहा होगा ये 55 हम कैसे ला सकते हैं। तो 11 पंजे 55 कर देंगे, मतलब 5 का गुणा 11 में कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर 55 आ जाएगा। देखो इस प्रकार से यहाँ पर 55 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 से 5 लाने के लिए देखो 15 का 7 में आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 1 से 5 होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद ऊपर वाली संख्या को प्राप्त किया जा रहा है। तो 12 का जब 8 में गुणा करेंगे 12 अट्ठे 96 होता है। तो 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, 96 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 6वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लुप्त संख्या दे रखी है, इस स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखो इस टाइप के प्रश्न जब भी परीक्षा में आएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसके दो तरीके होते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के। एक तो तरीका ये होता है कि 24 और 14 का क्या करें कि हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। और दूसरा तरीका ये होता है मेरे दोस्तों का, यहाँ पर देखिए 30 और 16 का क्या किया जाए कि यहाँ पर 14 आ जाए। उसी प्रकार से 40 और 17 का क्या करें कि हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा क्या हमारा यहाँ पर कोई लॉजिक लग रहा है कि 21 और देखिए 30 का हम क्या करें कि यहाँ पर 40 आ जाए। कोई लॉजिक दिख रहा है मेरे दोस्त, नहीं दिख रहा तो प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व नहीं होगा। देखो एक और तरीका इसमें होता है, जब हमारी संख्याओं में कोई लॉजिक नहीं दिखता है तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 जो ये दे रखी हैं पंक्ति इस प्रकार की, तो इन पंक्तियों में बराबर में देखेंगे कोई एक समान संख्या आएगी तो उसी प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इनको योग करने पर एक समान संख्याएं निकल के आएंगी। इन दोनों को इन तीनों की जो संख्याएं दे रखी हैं, इनकी जो 3 कॉलम दे रखे हैं इस प्रकार के, इन तीनों कॉलमों की जो संख्याएं ऐड करेंगे तो बराबर में समान संख्याएं निकल के आएंगी। तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए कोई लॉजिक वैसे तो नहीं लग रहा है। तो देखिए इसमें किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर देखो साफ करके बता देते। देखो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लग रहा। 21 और 30 का हम क्या करें कि यहाँ पर कोई 40 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा। अब देखो यहाँ पर देखेंगे 21 और 15 का क्या किया जाए कि हमारे पास 24 बन जाए। तो यहाँ पर भी कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त है ना कि वो आपस में योग करके देखेंगे बराबर में हमारी कौन सी संख्या निकल के आ रही है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए आपस में योग करके देखेंगे। 21 को जब 15 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में 24 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बराबर में 60 निकलने वाला है। अब देखेंगे क्या इस वाली पंक्ति में भी बराबर में 60 निकल के यदि आ गया तो हमारा लॉजिक इसी प्रकार का बैठ रहा है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको भी ऐड करेंगे। देखो 30 में जब 16 को ऐड करेंगे हमारे पास 46 बन जाएगा। 46 में 14 को ऐड करेंगे तब भी बराबर में 60 ही निकलने वाला है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे आपस में और देखिए यहाँ पर क्या लाएंगे बराबर में, यहाँ पर भी हमारे पास 60 निकल के आना चाहिए। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर करेंगे 40 को जब 17 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 40 को जब 17 में ऐड करेंगे हमारे पास 57 बन जाएगा। अब बताइए 57 में हमारे पास कितने की कमी रह गई कि हमारे पास 60 बन जाए मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 की कमी रह गई। तो 3 को प्लस कर देंगे हमारे पास 60 बन जाएगा। देखो तीनों संख्याओं में बराबर में देखो 60 ही बनने वाला है। तो इस प्रकार का भी लॉजिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो किसी ऑप्शनों में नहीं दे रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका लॉजिक फिट बैठ गया, ई ऑप्शन एक बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ई ऑप्शन हमने नया बना लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका राइट आंसर तो 3 ही आने वाला है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 3 संख्या भरी जाएगी। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका 7वां प्रश्न है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न दे रखा है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है साथी, और इस टाइप के प्रश्नों में काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, काफ़ी गलती कर देते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए हाव भाव अपनी भावनाओं में खो जाते हैं, वो प्रश्न को सही नहीं कर पाते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है मेरे दोस्त, कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो यहाँ पर देखो सार्थक क्रम क्या होता है, देखो सबसे पहले कौन सी चीज़ होनी चाहिए, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता सबसे पहले पड़ेगी, तब हम सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते हुए जाएंगे उस प्रकार से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आय होने चाहिए या पद मिलना चाहिए मेरे दोस्त, क्या शिक्षा मिलनी चाहिए या सुखी मिलना चाहिए या नौकरी मिलनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले जब आपके पास शिक्षा होगी मेरे दोस्त तभी कुछ हो सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 ऑप्शन हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग में होना चाहिए। देखो 2 ऑप्शन तो हम ऐसे ही हटा देंगे क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में 3 होना चाहिए। तो शिक्षा सबसे पहले ग्रहण करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मेरे दोस्तों, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, नौकरी को प्राप्त करेंगे। शिक्षा के बाद ही तो नौकरी मिलेगी, क्या सीधी सीधी आय मिलना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं भैया, नौकरी मिलने के बाद ही पद मिलेगा, पद के बाद आय मिलेगी, आय के बाद हमें खुशी होगी मेरे दोस्तों। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए नौकरी 5 नंबर पर दे रखी है, उसके बाद नौकरी के बाद कोई पद दिया जाएगा तो 2 नंबर आ जाएगा, और पद के बाद क्या मिलेगी भैया, आय मिलेगी, महीने की सैलरी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 नंबर आ जाएगा, और देखिए सैलरी के बाद क्या जेब गर्म हो जाएगी, तो हमें बहुत ही खुशी होगी। तो देखिए हमारा 4 नंबर लास्ट में आएगा। देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 35,214 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35,214 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आज के टेस्ट के प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा चुके होते हैं, तभी टेस्ट के रूप में प्रश्नों को देते हैं, ताकि आपकी साथ ही साथ रिवीजन भी होती चले और हमको भी ये पता चल सके जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो मेहनत हमारी सफल हो रही है या नहीं हो रही है, आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो डेली वीडियो को देखते हैं मेरे दोस्त, डेली क्लास को अटेंड करते हैं, वो डेली कमेंट बॉक्स में इनके जवाब अवश्य बताते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। साथ ही आप सभी साथी बताया करिए अवश्य, देखो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इससे क्या होगा, आपकी साथ ही साथ रिवीजन होती चलेगी। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो क्या करेंगे, मेरे प्रिय साथियों को इनका जवाब नहीं पता है तो पार्ट नंबर 35 को देख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हमें देखिए बहुत ही शरीर में एनर्जी मिलती है कि हम वीडियो बनाएं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। तो आप लोग देखो लाइक तो कर दिया करो, इतना तो कर सकते हो मेरे दोस्त, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखो आपको ये लालच होगा कि मास्टर को एक पैसा मिल जाएगा, ये कुछ नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, बस मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबा कर रखिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।